तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहां पर उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये हमारा दूसरा भाग है। इसके बाद हम लोग यहां पर यूकेपीएससी द्वारा यानी लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी परीक्षाएं करवाई गई होंगी 2016 से लेके अभी तक हम सारी परीक्षाओं को आपके सामने रखने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनको तो आपको रटना ही है। प्लस मैं जो आपको यहाँ पर टॉपिक बताते चलता हूँ, आपको उन टॉपिक को अच्छे से करके चलना है। मैं बस एक छोटी सी आप लोगों के सामने चीज़ कहना चाहता हूँ। यदि आप लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अर्थशास्त्र को अच्छे से कर लिया है तो आप लोग कोई सी भी एमसीक्यू की बुक लेकर आ जाएं और उसको लगभग 2 बार पूरा अच्छे से कर लें। जब ये एमसीक्यू की पूरी बुक हो जाती है तो उसके बाद आप लोग कहीं से भी जाके टेस्ट सीरीज लगा लें। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अर्थशास्त्र का जितना भी डर होता है एग्ज़ाम के अंतर्गत वो आप लोगों का निकल जाएगा। मैं बस यही बात कहना चाह रहा था। हमने इससे पहले वाले भाग में आप लोगों को 75 यहाँ पर 1 से लेके 75 तक के सारे प्रश्नों को कल अच्छे से समझाया था। आज इसका दूसरा भाग है जिसके अंतर्गत आप लोगों को 76 से लेके 150 प्रश्न पूरे देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है। हम यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लोगों को सिलेबस से अलग हटके नहीं करवाएंगे। आप लोग जानते हैं आपका 100 नंबर का जीके का होने वाला है और 50 नंबर का आप लोगों का रीजनिंग और मैथ का होने वाला है। तो ये मानकर चलें जो 100 नंबर का पूरा जीके है जिसमें से आप लोगों के 28 से 30 प्रश्न आप लोगों के उत्तराखंड के होंगे, इस चीज़ को मानकर चलें। और उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर के होंगे। और यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं, बाकी जितना भी आप लोगों का 60 नंबर का बचा है वो पूरा यहाँ पर जीके के अंतर्गत आता है, जिसमें इंडियन जीके पूरी हो जाएगी, वर्ल्ड जीके पूरी हो रही होगी। ये मानकर चलें ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। 125 या 120 से ज़्यादा जिसके नंबर होंगे वो आगे जितने भी आपका मेंस होगा फिर उसके बाद टाइपिंग होगी उसमें आप लोगों को ये मानकर चलें बिल्कुल अच्छा आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए बिल्कुल आप करीब हो रहे होंगे। अब हम बिल्कुल आगे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न था कल का, जहाँ हमने छोड़ा था, हम उसको आगे चलते हैं। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में क्या थी, हमने कल बता दिया था, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की थी। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है कि हम लोग जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को यह बताने आया हूँ कि टॉपिक आपको कहाँ से चुनने हैं। मैंने कल सबसे पहले आप लोगों को क्या करवाया था आपको पता होगा, साइंस करवाई थी जो 10 नंबर की आई थी, ज्योग्राफी करवाई थी जो आप लोगों की 20 नंबर की आई थी, कंप्यूटर करवाई थी जो 10 नंबर की आई थी, इन्वायरमेंट साइंस करवाई थी जो 10 नंबर की आई थी। ये टोटल आप अगर जोड़कर देखेंगे तो 60 नंबर आप लोगों के यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। अर्थशास्त्र भी करवाई थी जो आपकी यहाँ पर 10 नंबर की होती है। लगभग मैंने यहाँ पर आप लोगों को 70 प्रश्न तक ये पूरा सिनेरियो समझा दिया था। हिस्ट्री का हम लोग चल रहे थे, हिस्ट्री के 20 प्रश्न बिल्कुल आपके सामने आने वाले हैं। उसके बाद पॉलिटी के आएंगे, फिर आप लोगों के कुछ मैथ और रीजनिंग के आ रहे होंगे। ऐसे ही करके आप लोगों का पेपर बनता है। आप लोगों को सिर्फ अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप 125 120 चाहते हैं, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उनको अच्छे से करके चले जाना। आगे चलते हैं। दलित अधिकारियों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता होना चाहिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 3 पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। अगर मैं बात करता हूं इनमें से कौन सी नहीं है तो ये आपको पता लग जाएगा कि इनकी 3 जो किताबें थी वो कौन कौन सी या 3 पत्रिकाएं थी कौन कौन सी थी। तो 76वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बहिष्कृत समाज। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग देख लेना, यानी मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वलिटी जनता आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिकाएं हैं। आगे चलते हैं। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया।
देखो ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग ये मानकर चलें अब ऐसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं जिसमें सीधे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा अकबर ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब प्रश्न का लेवल इस तरह का होने लगा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। उसमें लिखा है वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया, वह कौन हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का? फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर 78 की, तो शहंशाह याद रखना, शहंशाह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न। आगे चलते हैं। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सिल्क मार्ग किसने करवाया था प्रारंभ? यदि हम बात करते हैं 79 की, तो कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। कनिष्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र के पश्चात प्री वर्ष किसके संबंधित था? यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 80वें का उत्तर आप लोगों का पूर्व राजा बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। देखो आप देख रहे हैं कि 20 प्रश्न आप लोगों के हिस्ट्री के हैं, तो हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ये मानकर चलें यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनकर आते हैं। हिस्ट्री को तो आपको मुंह जवानी याद रखना चाहिए। ज्योग्राफी को भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। यदि आप ये सब करके चलते हैं तो आपका बहुत अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। यदि मैं बात करता हूँ इससे आगे, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करता है? तो यहाँ पर आप लोग सब जानते होंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आगे चलते हैं। 82 में देखो अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन आने शुरू हो गए, यानी 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। इस चीज़ को मानकर चलें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, किसको दी गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं भारत के संविधान के अंतर्गत? तो हम बात कर रहे थे 82 प्रश्न की, तो केंद्र को दी गई हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है? देखो मैं एक चीज़ छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ पॉलिटी के बारे में। देखो पॉलिटी यदि आपको ढंग से पढ़नी है तो पॉलिटी का कोई भी किताब, यदि आपसे सब लोग कहते होंगे यहाँ पर पॉलिटी के लिए, यहाँ पर जितनी जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसके लिए लक्ष्मीकांत उठा लो या कोई सी बुक उठा लो। मैं नॉर्मल सी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 1 से 995 आर्टिकल प्लस जितने भी सब आर्टिकल हैं उनको आप अच्छे से कर लें। यदि आपने अच्छे से पढ़कर गए हैं एक एक चीज़, ये मैं कह रहा हूँ इनको सिर्फ डीप पढ़ लें। यदि आपने ये पूरा पढ़ लिया तो आपकी पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनने के पूरे चांसेस होते हैं। यदि 20 प्रश्न आएंगे तो ये मानकर चलें इसमें से आपके 15 प्रश्न पूरे आ रहे होंगे। तो 1 से 395 आर्टिकल को हम भी लेकर आएंगे। आप लोग उससे पहले अच्छे से कर लें, और हम लोग लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न आर्टिकल पर MCQ लेकर आने वाले हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया था? तो 83 का जो उत्तर है आप लोगों का 42वां संशोधन। आप लोग जानते हैं 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत आया था। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? संशोधन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 36वां संशोधन, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न राज्यों में से किन्हें विधानसभा, कहाँ पर विधानसभा नहीं है आपको ये पता होना चाहिए। 6 जगह पर विधानसभा है, तो इसके अंतर्गत कौन सा यहाँ पर आपका हो जाएगा? तो आप लोग सब जानते हैं उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर कोई भी लगा सकता था। ये देखो 2016 का पेपर है इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा कम है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ARO की तैयारी यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो उनसे पढ़ रहे हैं जो 2016, 2017 या फिर 2002 के टाइम में पेपर निकाल चुके हैं। और ये मानकर चलें उस टाइम पर पेपर जो बनता था और जो अब पेपर बन रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है।
2016 के पेपर को कराने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये पता लगे कि कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा करनी है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किस में विधानसभा नहीं है? उत्तराखंड के अंतर्गत नहीं है। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है, तो ये किसके अंतर्गत होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 85वें का, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। क्या घोषित करता है? आप लोग सब जानते हैं। भारत को ये क्या करेगा? एक स्वैच्छिक संघ करेगा, राज्यों का एक समूह करेगा, एक परिसंघ करेगा या एक संघ करेगा? तो 86 का क्या हो जाएगा? एक राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल पहला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन कराता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं आज का। देखो, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से लगभग इसके 15 आर्टिकल पूरे हैं। पूरे संविधान में राष्ट्रपति के 15 आर्टिकल ये मानकर चलें, उपराष्ट्रपति के 12 से 11 आर्टिकल हैं, और संसद और विधानसभा भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसके भी आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसका निपटारा यहाँ पर कौन कराएगा? सर्वोच्च न्यायालय करवाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल आप लोग सब जानते होंगे। इसके द्वारा 5 रिटें लाई जाती हैं। उन रिटों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रिटों की परिभाषा से भी प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं। आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग सब जानते होंगे। आर्थिक निर्गम की जब बात आती है तो आप लोगों का कौन हो जाएगा? यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। बहुत से लोग भारत के अंतर्गत इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसमें विवाद है, इस चीज़ को मानकर चलें। आगे चलते हैं। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रयुक्त किया गया था, तो ये कि कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। 89 के अंतर्गत आप लोगों का 1968 हो जाएगा। 1968 मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। 1962 के बाद जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं, जब युद्ध हुआ था तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो चीन और भारत में यहाँ पर जब युद्ध हुआ था तो यहाँ से लेके आप लोगों का कब तक? 85 तक यहाँ पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय था, और इस पर होने वाले जितने भी राष्ट्रपति हैं, जितने भी पीएम बने थे, और इसमें होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे, चाहे वो हरित क्रांति से लेकर हो या जो भी चीज़ें हों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सन हो जाता है 1960 से लेकर 1985 के बीच का। यहाँ से प्रश्न 99% बनकर आते हैं हर बार। आगे चलते हैं। M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी, कौन सी होगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 90 का उत्तर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? हिंद स्वराज इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। भारत का संविधान नागरिकता, आप लोग जानते हैं नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं 5 से लेके 11 तक है। कैसे करके पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए, उन लोगों के लिए क्या क्या नागरिकता है, नागरिकता को कब खोया जा सकता है, नागरिकता किसके कहने पर हटाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इनको पूरा अच्छे से पढ़ लें। आगे चलते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट का मुख्य उद्देश्य आप लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पर आप लोगों का बजट का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर तीनों का तीनों बिल्कुल सही उत्तर है। प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, जवाबदेही सुनिश्चित करना। देखो, कभी कभी डायरेक्ट भी प्रश्न आ जाते हैं, सीधे पूरे के पूरे रख दिए जाते हैं प्रश्न, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ करने की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, तो 93 के उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। अब बात करते हैं। भारत की संसद में शून्य काल शुरू होता है, आप लोग सब जानते होंगे। शून्य काल जो शुरू होता है वो दोपहर 12 बजे के बाद का क्षण होता है, उससे पहले प्रश्नकाल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि यहाँ पर देखो, अब ये आ गए हैं रीजनिंग के प्रश्न। यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न और मैथ के प्रश्न जितने भी हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, सीधे डायरेक्ट ये आप लोगों का
क्या है ये अनुपात और रेशियो और प्रोपोगेशन जो होता है वाला अगर आपने ढंग से किया होगा तो आपका हो जाएगा। कुछ नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट इसको ऐसे करें और 5/8 करें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और आपका उत्तर यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 96 वाला प्रश्न दिख नहीं रहा है परंतु आप लोग थोड़ा सा देख के समझ रहे होंगे, ये आयु पर आधारित प्रश्न है तो आपको आयु पर आधारित सारे प्रश्न कर कर जाने हैं। यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मुर्गी और गाय की बात की गई है। इसमें लिखा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखो इसमें आप लोगों को ढंग से करके जाना है। यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है जिसके 4 पैर होते हैं और 2 पैर होते हैं। देखो मुर्गियों के आप यदि बात करेंगे तो 2 पैर होंगे और गाय के 4 पैर होंगे। हम ये मानकर चलते हैं पूरे के पूरे 4 पैर हैं, क्योंकि 48 सर हैं तो 4 के 4 पैर हैं, तो 4 से जब बात करेंगे तो 32 आएगा और 4 दूनी 16, 192 आएगा। ठीक है, 192 को जब मैं 140 से माइनस करूँगा, 140 यहाँ पर टोटल दे रखा है पैरों की संख्या, परंतु हमारी कितनी निकल कर आ गई, 192 निकल कर आ गई। 192 कैसे निकल कर आ गई, क्योंकि मुर्गी के 2 पैर थे, हमने यहाँ पर 4 पैर मान लिए। जब भी आपके ऐसे प्रश्न आए सबसे ज़्यादा 4 टांगे देखना, आप 4 टांगों की संख्या जितने सिरों की है उसके साथ गुणा करना 192 के साथ जब करेंगे, इन दोनों को करेंगे तो आपके पास 52 आएगा। अब आपको पता है कि 2 टांगे होती हैं तो जब आप इससे काटेंगे तो 26 इसका सही उत्तर हो रहा होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो यदि आपको रीजनिंग सीखनी है, ट्रिक वाइज सीखनी है तो आप लोगों को कमेंट करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप से हमारे साथ जुड़ना होगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग अगर देखेंगे तो मैं एक दिन अलग से पूरी रीजनिंग आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। यदि आप लोग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब ये जो हमारा है, यदि ए का 20% बी के बराबर है, बी का बी के बराबर है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्रतिशत के अंतर्गत है, ये मैथ का प्रश्न है। ये चीज़ें सारी आपको ढंग से करनी है। मैं बस आपको ये बता देता हूँ कितने प्रश्न आ रहे हैं। ढंग से देखेंगे तो देखो 95 से शुरू हुआ है, तो 95 से लेकर यदि मैं बात करता हूँ पूरा का पूरा, तो यहाँ ये पूरा यही चल रहा है। 113 भी वही चल रहा है, ये भी पूरा वही है, 95 से चल रहा है, ठीक है। यदि हम बिल्कुल बात करते हैं पूरा, देखो ढंग से देखो तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ 22 तक, ये मानकर चले 22 और 27 प्रश्न पिछली बार आप लोगों के यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के आए हुए थे। इस बार इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, 50 कर दिया गया है। तो ये मानकर चलें जैसे इसमें प्रश्न आए हैं वैसे ही आप लोगों के दुगने प्रश्न हो जाएंगे। यदि आयु का एक प्रश्न आया है तो इस बार 2 प्रश्न आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 123 प्रश्न में। देखो इससे पहले मैंने 95 से लेके 122 तक इसलिए नहीं करवाया, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसे समझाने में। कभी अलग से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, यदि आप चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो एक अलग से ले आऊँगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि आप सर उसको लेकर आइए। मैं आपको 95 से लेके 122 तक एक अलग से पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित हैं कहाँ से। अब ये उत्तराखंड के कुछ प्रश्न आ गए हैं, यानी ये मानकर चलें 123 से लेके यानी 25-26 प्रश्न आप लोगों के उत्तराखंड के दे दिए गए, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड का पेपर है तो उत्तराखंड भी ये लोग डालते हैं। इस बार भी ऐसे ही करेंगे, 100 प्रश्न हैं तो 100 में से ये मानकर चलें 25 से लेके 30 प्रश्न आप लोगों के सिर्फ उत्तराखंड के होंगे। अब देखते हैं उत्तराखंड के कहाँ कहाँ से दिए गए हैं। यदि मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये आप लोगों का कहाँ से दिया गया है, ये आपका परीक्षा वाणी की 25वां, जो आप लोगों का 23वां चैप्टर है वहाँ से आया हुआ है। तो परीक्षा वाणी आप लोगों को पूरा ढंग से पढ़ना है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, परीक्षा वाणी से लगभग 70 से 80% आपका उत्तराखंड कवर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 123वें की बात कर रहे हैं तो 123वां जो आप लोगों का है, ध्यान से देखें। 123वें की यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो ये कहाँ से होते हैं, ध्यान से देखेंगे तो इसके अंतर्गत आप लोगों का 123वें का जो उत्तर होगा कहाँ से होगा, कुमाऊं रेजिमेंट से, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। यदि आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ से पूरी परीक्षा वाणी के 23 चैप्टर पूरा ढंग से कर लें। जिनके यहाँ पुरानी बुक है वो नई बुक लेकर आ जाएं और इसको ढंग से रट लें।
यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखो लाखू गुफा, ये भी आप लोगों का परीक्षावाणी से डायरेक्ट छपा है। लाखू गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। आगे चलते हैं। कत्यूरी की दरबारी भाषा क्या थी? सब लोग जानते हैं, ये भी संस्कृत है, ये भी परीक्षावाणी से डायरेक्ट आया हुआ है। दारमा एवं व्यास घाटी कहाँ पर है? ये भी सब अच्छी तरह जानते हैं। सिंगला को जोड़ने वाला ये एक दर्रा है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ये घाटी कहाँ पर है? ये भी आपको ढंग से पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं तो सब लोग जानते होंगे, ये आपका जब सुमन थे तो उनके टाइम की बात की गई है। जनता को टिहरी शासन के कुशासन से मुक्त करवाना, ये बात चल रही है आप लोगों की। मैं बता देता हूँ 35 से लेके आप लोगों की बात चल रही है 46 के 44 के बीच की। ठीक है, ये वहाँ तक की बात है। इसको यदि आपने पूरा ढंग से पढ़ा होगा उत्तराखंड, तो आप लोगों को प्रजामंडल के बारे में पता होगा। ठीक है, खतलिंग हिमनद जो उद्गम है कहाँ से होता है? सब लोग जानते हैं भिलंगना नदी से होता है। इसको आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ से में उद्गम स्थान है किसका? सॉरी, भिलंगना नदी का है, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? तो आप लोग सब जानते हैं पर्वत पदीय नगर कौन कौन से होते हैं। जो जहाँ पर आप लोगों के पहाड़ ख़त्म हो रहे होते हैं उनको कहते हैं पर्वत पदीय नगर। देखो यहाँ पर टनकपुर नहीं होगा, क्योंकि टनकपुर खुद एक पहाड़ के अंतर्गत की एक यहाँ पर शाखा है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। चंपावत के अंतर्गत आता है। कोटद्वार, रुद्रपुर और ये हरिद्वार, ये आप लोगों के पदीय नगर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे काशीपुर हो गया, उधम सिंह नगर वाला एरिया हो गया, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है लिपू लेक दर्रे से, ये आपका पिथौरागढ़ के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो आप लोग सब जानते हैं देहरादून तो है, काठगोदाम भी है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर कोटद्वार की बात करेंगे तो पौड़ी के अंतर्गत, तो लक्सर यहाँ पर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, 131 का जो उत्तर होगा आप लोगों का बिल्कुल डी सही उत्तर होगा। नंदौर, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो 132 की यदि मैं बात करता हूँ तो आप लोगों का नैनीताल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग डायरेक्ट करने वाले हैं। देखो मैं एक चीज़ नॉर्मल बता देता हूँ, उत्तराखंड आप लोगों से बहुत सिंपल पूछी जाती है, इतनी भी सिंपल नहीं कि आपको पढ़ के नहीं जाना है। सिर्फ ऊपर ऊपर का भी अगर आप पढ़ लेते हैं उत्तराखंड को, ये मानकर चलें आपका उत्तराखंड कवर हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में अलग से लगभग 1 वीक के अंतर्गत पूरा हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी आप लोगों की उत्तराखंड की कवर करवा दूंगा। आप लोगों को देखो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितने सब्सक्राइब होंगे, देखो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों को हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो इसलिए हम आप लोगों को वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 133 की बात करता हूँ तो हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 133वें का जो उत्तर है आप लोगों का यहाँ पर डी हो रहा होगा। ठीक है, ये सी को हटा देना, डी होगा इसके अंतर्गत। महान हिमालय और लघु हिमालय को करता है। ठीक है, MCT क्या है? मुख्य सीमा भ्रंश है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी लाइन आपको पता होना चाहिए। विंटर लाइन कहाँ होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? बाड़ाहाट कहते हैं, या सौम्य काशी कहते हैं, या श्री क्षेत्र कहते हैं, या गंगोत्री कहते हैं। 134 का जो उत्तर है आप लोगों का बाड़ाहाट इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में शुरू हुआ था? गोरखा शासन जब समाप्त हो गया था तो उसके तुरंत बाद औपनिवेशिक शासन आया था, अर्थात 1815 के बाद। जैसे ही करके यहाँ पर बुडबल प्रांत एक बहुत बड़ा समस्या हो गई थी। बुडबल प्रांत के अंतर्गत कैसे करके चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें 1804 के बाद की सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। इसी को औपनिवेशिक संघर्ष काल कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्राचीन समय में निम्न जो कुब्जाक्रम हैं के रूप में जाना जाता है, तो यानी आपको जितने भी उत्तराखंड में चाहे वर्ल्ड में या कहीं पर भी आपको ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, देखो मैं पहले ही बताऊंगा, वर्ल्ड के अंतर्गत लूसेंट से कर लेना, भारत के अंतर्गत लूसेंट से कर लेना। लूसेंट की जीके में आपके उपनाम हैं,
और यहाँ पर आप लोगों को उपनाम देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत भी। इससे आपके 2 प्रश्न बनते हैं हर बार, तो आपको ये पता होना चाहिए। इससे पहले बाजपुर के बारे में पीसीएस में पूछ लिया गया था, अगर आपने प्री दिया होगा तो। यहाँ पर आप लोगों से कुब्जा क्रम के बारे में पूछा गया है, तो ऋषिकेश का नाम है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहाँ और किस भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 137वें का जो उत्तर है आप लोगों का संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं होता है? तो छोलिया नृत्य आप लोग जानते हैं, छोलिया नृत्य कहते जरूर हैं। यहाँ पर इसमें गीत नहीं होता है, इसमें आप लोग सब जानते हैं कैसे करके यहाँ पर तलवार से यहाँ पर लड़ाई की जाती है। आगे चलेंगे, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर का एक अन्य नाम यहाँ पर क्या होगा? 1939 की बात करेंगे तो गुज्जर देव मंदिर होगा। गुज्जर देव मंदिर इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, 140 की कौन सी ऐसी जनजाति है? तो यानी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो विश्व की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, याद रखना जनजाति से प्रश्न बनते हैं। तो भूमसेन देवता की पूजा की जाती है, किसमें की जाती है? तो आपको पूरी पांचों की पांचों जनजातियां याद करनी है। उनके जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी उनके वस्त्र हैं, जितने भी उनके यहाँ पर, मैं अगर बात करता हूँ इसके अंतर्गत, जितने भी उनके यहाँ पर पहनने के परिधान हैं और भी चीज़ें जितनी महत्वपूर्ण है वो सारी आपको ढंग से करनी है। 140वें का उत्तर आप लोगों का बोक्सा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में पीतल नगरी सब लोग जानते होंगे, इसको डायरेक्ट लगा देंगे, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे उत्तराखंड के, इसलिए उत्तराखंड ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ये मानकर चलें। यदि आपने पटवारी के लिए तैयारी ढंग से की है तो उसको रिवीजन करना है सिर्फ 2 बार। यदि आपने ढंग से 2 बार उत्तराखंड का रिवीजन कर दिया तो मैं गारंटेड कहता हूँ आपके 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं, ये मानकर चलें। ठीक है, परंतु यहाँ पर करंट अफेयर का वेटेज भी होगा, तो ये मानकर चले अगर आपने करंट अफेयर नहीं भी कर गए हैं तो 22 नंबर आप आराम से खींच सकते हैं 30 में से, जब इसमें प्रश्न बनेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये आपका उस टाइम का है तो नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दो इसे। उत्तराखंड के किस शहर में हाल ही में स्वच्छ शहरों में 61वां स्थान मिला है? ये उस टाइम का है, छोड़ दो। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, यहाँ पर आप लोगों की पटवारी में कंट्रोवर्सी हुई थी, आप लोग सब जानते हैं इस प्रश्न में। तो कब लागू किया गया था? ये 144वें का जो उत्तर है आप लोगों का 27 मार्च 2016 के अंतर्गत किया गया था। आगे चलेंगे, आनुवांशिक में निम्न में से कौन सा प्रभावी है? यहाँ पर कौन सा प्रभावी हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए, साइंस का प्रश्न है। आनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? ये ऐसी चीज़ होती है, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, जब वो देखो आयोग का एक छोटी चीज़ होती है, वो एक सिरे से देखो पूरा उत्तराखंड करवा रहा है, बीच में उसने क्या डाल दिया, आपका दिमाग घुमाने के लिए साइंस डाल दिया, और यही एक चालाकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आनुवांशिकी में से कौन प्रभावी है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? RH फैक्टर। ठीक है, इसके बारे में मैं ढंग से करवा दूंगा, RH फैक्टर क्या होते हैं। RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर का इलाज के लिए कौन सी औषधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसके लिए, ये आ सकता है आप लोगों का, इसको इंटरफेरॉन कहा जाता है। आगे चलते हैं, मनुष्य के फेफड़े के कितने भाग होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़े यहाँ पर कितने भाग होते हैं? 147वें का 5 यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, पक्षी जो अपने ऊपरी जबड़ा हिला सकता है कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के 2 प्रश्न हैं वो आपके यहाँ पर कट कर दिए गए थे, क्योंकि वो पिछली बार क्या कहते हैं मिस, यहाँ पर अगर मैं कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन आप लोगों के डिलीट कर दिए गए थे। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तोता हो रहा होगा। ठीक है, तोता के इन सब के पर्यायवाची आपको ढंग से करके भी जाने हैं, क्योंकि हिंदी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ढंग से आपको, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को अंत करूँगा। आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहली आप लोगों की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन।
ज्योग्राफी इंडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अर्थशास्त्र में बात करूंगा तो अर्थशास्त्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी वीडियो 5 से 6 घंटे की पूरी देख लें। इकनॉमी के प्रश्न आप लोगों के 10 में से अगर 5 भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इकनॉमी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पर ऐसे डाल देते हैं कि जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी होते हैं, तो 5 प्रश्न भी यदि आपसे इकनॉमी में हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा इकनॉमी नहीं पढ़ना है, तो ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, इन्वायरमेंट साइंस पे, कंप्यूटर पे करना है, साइंस में करना है, साइंस में बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कंप्यूटर के अंतर्गत मैंने कल भी बता दिया था आप लोगों से, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हो गए, उसकी जनरेशन हो गई, उसमें वायरस एंटीवायरस हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हैं ये सारी आप करके चले जाइए, पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का आप कोई सी भी किताब उठा लें, यदि आपने परीक्षा वाणी भी 2 या 3 बार रट ली है तो आपका आराम से 30 में से 22 से 24 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये मानकर चलें 125 इसकी कट ऑफ जाएगी। देखो हम पहले ही कुछ चीज़ बोल देते हैं, 120 से लेके 125 वाला, 120 से लेके 125 वाला बिल्कुल सेफ़ होगा। ये मानकर चलें, सेफ़ का मतलब ये है कि इसको बस कुछ नहीं करना है, अपने मेंस की तैयारी फिर शुरू करनी है अच्छे से, क्योंकि मेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये जो पेपर प्री हो रहा है भीड़ को ख़त्म करने के लिए हो रहा है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये फॉर्म भरे होंगे। उस भीड़ को हटाकर लगभग 5,000 बच्चे रह जाएंगे जब इसका मेंस होगा। तो 5,000 बच्चे वो बच्चे होंगे जो सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ये गोल्ड बच्चे होते हैं, याद रखना, गोल्ड स्टूडेंट कहा जाता है इन्हें। और इसमें से लगभग ये मानकर चलें आप लोगों के पास 500 बच्चे या 400 बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनको टाइपिंग करनी होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 800 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से आप लोग जब निकलेंगे तब आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसलिए आप लोगों को ढंग से चलना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है परंतु बहुत अच्छी जॉब है। 4800 की ग्रेड पे की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, और 4200 और 4600 ग्रेड पे की जॉब है। बहुत अच्छी जॉब है, इसलिए अच्छे से तैयारी करें, एक भी यहाँ पर मिनट जाया ना होने दें। मिलते हैं हम दूसरे किसी विश्लेषण पर प्रीवियस ईयर वाले। आपको कैसी मेरी वीडियो लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताना। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।